औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास और प्री नाइन्थ की लाइव क्लास जो है केमिस्ट्री की वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्लास के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ असेसमेंट जो हमारी बकिया रहती थी। और वो सेल्फ असेसमेंट नंबर जो है हमारे पास बनती है 1.4 जो है, ठीक है। 1.4 में कहते हैं कि पोटाशियम पर क्लोरेट दिया गया है आपको, और इसके अंदर आप इसका क्या फाइंड करके दें, हमें फार्मूला मैच फाइंड करके दें। पोटाशियम पर क्लोरेट का हमें क्या फाइंड करके देना है, हमने आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला मैच। पोटाशियम पर क्लोरेट की अगर मैं बात करता हूं, ये तो मार्कर ही नहीं चल रहा। पोटाशियम पर क्लोरेट, पोटाशियम पर क्लोरेट का बेटा जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है KClO3। K रिप्रेजेंट करता है इसमें बेटा पोटाशियम को, Cl रिप्रेजेंट करता है इसमें क्लोरीन को, और जबकि O जो है इसमें रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। इसमें थोड़ी सी चीजें आपने क्या करनी है, रट्टा लगानी है। और वो रट्टा लगाने वाली चीज क्या है आपके पास, मैस जो है वो एटॉमिक मैस जो है वो पोटाशियम का, वो आपको याद रखना है वो 39 होता है। अगर आप इन चीजों को रट्टा लगा लेंगे तो फिर आपको ये चीजें बड़ी मजे की लगेगी। क्लोरीन का जो मैस होता है ना मेरे बेटे, वो होता है 35.5, जबकि ऑक्सीजन का जो होता है एक का एटम का वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक हो गया। पोटाशियम पहले पर क्लोरेट के फार्मूले का रट्टा लगाना है KClO3, पोटाशियम का जिसमें जो मास है वो 39, जबकि क्लोरीन का जो आपके पास मैस बनता है वो मेरा बेटा 35.5 बनता है, और जबकि ऑक्सीजन आपके पास क्या बनता है, 16 बनता है। ठीक होगा। चलिए इसको मैं यूं लिख सकता हूं KClO3। ठीक हो गया। पोटाशियम इसमें एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन Cl एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। मैं क्या करता हूं, इन सब के जमा करने से ये मॉलिक्यूल बनता है, इन सबको ऐड करने से, प्लस करने से मॉलिक्यूल बनता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं K प्लस Cl प्लस O3। सादा ज़माने में ऐसे लिख सकता हूं कि पोटाशियम क्लोरीन ऑक्सीजन को मिला के क्या बना, KClO3 बन गया। आसानी के लिए ऐसे समझिए। अब देखिए ये सिंगल है, ये सिंगल है, जबकि ये 3 है, हमने इसको भी सिंगल करना है। मैं इसको सिंगल कैसे करता हूं जनाबे वाला, इसके लिए जो मैं 3 है ना, इसको मैं पीछे ले आता हूं यहां पर, तो ये बन जाएगा K प्लस Cl प्लस 3O। ऐसे ही बन जाएगा ना बच्चे। इस 3 को क्या किया, पीछे लिया। अब सारा ये भी Cl KO सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब इसमें क्या करें, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। बच्चे मेरे पास पोटाशियम की जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है, पोटाशियम हमारे पास है 39, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया जी 39, प्लस क्लोरीन मेरे पास कितना है 35.5, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, एटॉमिक मास 16 है। ऑक्सीजन का कितना हमारे पास मास 16 है, तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 39 हो जाएगा, ये 35.5 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 48 बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके क्या बना मेरे पास, 48 बना। तो अब इन सब को मैं क्या करता हूं, कैलकुलेटर पे प्लस कर लेता हूं, तो प्लस करने से ये मेरे पास आता है 122.5। कितना बनता है, 122.5 बन जाता है। ये क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा किसका, पोटाशियम पर क्लोरेट का। किसका बन जाएगा, पोटाशियम पर क्लोरेट का मॉलिक्यूलर मैस, जो कि आयनिक कंपाउंड है, तो यहां पे हम इसे क्या बोलेंगे, इसका फार्मूला मैस बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि हमने फाइंड करके देना है, हमारे पास है बेकिंग सोडा है,
उसका हमने क्या करना है कि उसका हमें मास बताना है, और इसी तरह बेकिंग सोडा से कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसका भी हमें क्या करके दें, मैस फाइंड करके दें। क्लियर है? जो बेटा हमें वो कहता है कि बेकिंग सोडे का हमने निकालना है, बेकिंग सोडे का जो फार्मूला होता है वो आपने याद रखना है। बेकिंग सोडा बोलते हैं NaHCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जरा देखिए इसको मैं वैसे लिख लेता हूं जैसे मैंने अभी ऑलरेडी एक टीचर क्वेश्चन किया उसके तरह। इसको पहले मैं लिखता हूं NaHCO3, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि ये Na सोडियम एक है, हाइड्रोजन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है। सर हमें कैसे पता लगेगा? बच्चे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सैंपल देखते ही पता लग जाएगा कि ये इसका है, ये इसका है। सैंपल आपने याद करना है, जैसे सोडियम का कंप्लीट का सैंपल होता है Na, वो मैंने लगा दिया। हाइड्रोजन अकेले का होता है H, वो लगा दिया। इसी तरह कार्बन अकेले का होता है C, और ऑक्सीजन का होता है O, और उसके साथ ये 3 है, ठीक है। अब इसके साथ नीचे कुछ भी नहीं है, इसके भी कुछ भी नहीं है, इसके भी कुछ भी नहीं है। इसके नीचे क्या मौजूद है बेटा? 3 मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, 3 को उसकी बैक साइड पे ले जाता हूँ। मैंने लिखा जी Na प्लस H प्लस C प्लस 3, और ये साथ क्या आ गया, O आ गया। क्लियर? अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर थोड़ा सा रट्टा लगाने वाली चीजें हैं। क्या है जी, मैस किसका है, सोडियम का, वो 23 होता है। हाइड्रोजन का मैस 1 होता है। कार्बन का मैस इसमें 12 होता है। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16 होता है। ठीक हो गया? अब मैं इनको क्या करता हूँ, इनके मैस को यहाँ पे सम कर देता हूँ। सोडियम की जगह पे उसका मैस वो कितना है, 23, प्लस हाइड्रोजन की जगह पे उसका मैस वो कितना है, 1, प्लस कार्बन की जगह पे उसका मैस वो कितना है, 12। इसी तरह 3 into 16 कर देता हूँ। 3 into क्या कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या बनेगा कि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 24 प्लस 12 प्लस 48 बन जाएगा। ठीक है, इन सब को आप क्या करें, 50 60 70 80 और ये तकरीबन बन जाता है 84। कितना बन जाता है, 84 एटॉमिक मास यूनिट। AMU में आपने इसको क्या कर देना बेटा, रिप्रेजेंट कर देना। ठीक हो गया? सिर्फ क्या करना है कि आपने थोड़ा सा ये जो मॉलिक्यूलर मास हैं जो आपके सिलेबस में जैसे जैसे आप करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने इनको थोड़ा सा रट्टा लगा लेना है, फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इसको जी। नेक्स्ट हमारा बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि यूरिया का आपने क्या करना है, हमें मास निकाल के देना है। और यूरिया के मास का पहले आपको यूरिया का फार्मूला आना चाहिए। यूरिया मेरे पास बेटा जो उसका फार्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। क्या फार्मूला है, NH2CONH2 होता है। किसका फार्मूला बेटा, यूरिया का होता है। चलिए जी मैं इसको देख लेता हूँ। पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ कि जो नाइट्रोजन होता है उसका मास 14 होता है। हाइड्रोजन का मास मैंने पहले यहाँ पे बताया वो कितना होता है, 1 होता है। कार्बन का भी बता चुका हूँ 12 होता है। ऑक्सीजन का भी बता चुका हूँ यहाँ पे वो कितना होता है, 16 होता है। और हमारे पास क्या रह गया जी, यही है। चले फिर वैसे कर लेते हैं जी। नाइट्रोजन कंप्लीट एक मॉलिक्यूल लग गए। मैंने लिखा N प्लस H2 प्लस C प्लस O प्लस N प्लस H2। अभी मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि आपके बिल्कुल बेसिक है प्री 9th वालों की, तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये वाला स्टेप मैं बीच में से कैंसिल कर दूंगा। जब आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये वाला स्टेप आपने नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन, ये 2 पीछे ले जाएं, 2H बन गया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 2H यहां पर भी होगा। क्लियर हो गया? अब जरा इनकी यहाँ पे हम जनाबे वाला वैल्यूज को पुट कर देते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास बनता है 14 प्लस 2 into 1 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस नाइट्रोजन का फिर 14 और फिर 2 into फिर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा जी 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 हो जाएगा। अब इस सारे को जब हम कैलकुलेटर के ऊपर सम करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इन सबको क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा
वो आ जाएगा 60 एटॉमिक मास यूनिट, AMU आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम जरा देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वो देता है जी अमोनियम नाइट्रेट। क्या देता है? अमोनियम नाइट्रेट। मैं क्या करता हूँ कि इस साइड से इसको थोड़ा सा जो है वो रेज कर लेता हूँ। इसी क्वेश्चन का जो है वो दूसरा पार्ट है जिसमें उसने क्या दे दिया हमें, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का बेटा फार्मूला होता है NH4NO3, कार्बोनेट लिखा था सॉरी, अमोनियम नाइट्रेट। उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, NH4NO3 होता है। ठीक, तो इसमें फिर मैं वैसे लिखता हूं जी, नाइट्रोजन प्लस H4 प्लस नाइट्रोजन प्लस O3। मुझे ये 3 यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो बेटा मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, इसके पीछे ले लेता हूँ 4H प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। अब देखिए मैंने कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज लिखी हैं इनमें से इसका आंसर भी मैच होता है। जैसा कि मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मैंने वो टॉप के ऊपर लिखा हुआ है। नाइट्रोजन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 14 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे भी है वहां पे भी है 1 है। नाइट्रोजन की वैल्यू फिर वहां से ले लिए और 3 इंटू 16, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे भी 16 लिखी हुई है वहां पे भी क्या है, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए बेटा इसको अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं हम, 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास 48। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं इनको बेटा, अगर हम ऐड अप करें सबको, जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हम ऐड करें तो लगभग हमारे पास बनता है 80 AMU, और यही इसका क्या आ जाएगा बेटा, मैस आ जाएगा। क्लियर हो गया। अमोनियम नाइट्रेट का जो मैस आएगा फाइनल वो हमारे पास ये सामने शो कर दिया मैंने। तो बच्चे जो अब हमारी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट करने जा रहे हैं हम, वो हमारी बनती है 1.5। उसका क्वेश्चन कहता है एनऑक्साइड हैव 2 नेगेटिव चार्ज। वो कहता है कि हमारे पास जो ऑक्साइड होता है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऑक्साइड जो होता है ना वो ऑक्सीजन से बनता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 8। इसका मतलब ये हुआ इसमें 8 क्या है, प्रोटॉन, 8 क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन है। 8 प्रोटॉन है, 8 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये मैंने आपकी निशानदेही के लिए लगाया है, आपने ऐसे नहीं लगाना, ये नहीं तो पॉजिटिव बन जाता है अगर आप इसके ऊपर जो है वो पी लगा देंगे ना, वो आपने नहीं लगाना। 8 इसमें क्या है बेटा, प्रोटॉन, 8 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन। जरा मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ऑक्टेट रूल, छोटी क्लास में पढ़ के आए। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। हर एटम की कोशिश होती है कि वो अपने आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे, 8 इलेक्ट्रॉन रखे। अब जरा देखो बेटा इसके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए जब ये इस फॉर्म में होता है ना बेटा, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर 8 क्या मौजूद है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्लस होता है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर 8 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो बाहर कितना नेगेटिव चार्ज हुआ, 8 नेगेटिव हो गया। कितना चार्ज हो गया, 8 नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इसके चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देता है। लेकिन सुने, जब होता है क्या कि जो आपके पास ऑक्साइड होता है, जो ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो क्या करता है, बाहर से ऑक्टेट रूल पूरा करने की खातिर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे,
एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने कह दिया जी। अब जरा आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट रूल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। तो ऑक्टेट रूल पूरा होने की वजह से एक मसला बन गया। वो मसला क्या? अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 8। उनके चार्ज क्या है? प्लस। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं? 10। उस पे क्या पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज। अब जरा करें हाँ 10 माइनस 8 इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा बेटा? 2। इस पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? -2। तो आप इसका सिंपल आंसर क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे ऑक्टेट रूल को पूरा करने की खातिर, ऑक्टेट रूल को पूरा करने की खातिर ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गया? अब जी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर बेटा 2 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसमें उसने क्या पूछा आपके पास से? ऑक्साइड का पूछा है। उसके अंदर वो कहता है कि आप हमें ये बताएं कि जो हमारे पास मैग्नीशियम होती है उसके ऊपर +2 चार्ज क्यों आता है, यानी कि Mg2 पॉजिटिव क्यों होता है? वाई जी। इसमें बेटा देख लेते हैं, मैग्नीशियम जो होता है ना Mg, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका मतलब है इसके पास 12 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और 12 इसके पास क्या होंगे? प्रोटॉन। 12 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। 12 क्या होंगे? प्रोटॉन। अब मैं इसका जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये तो इसका होगा न्यूक्लियस, जिसमें क्या मौजूद है? प्रोटॉन्स। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसके पास? 12 हैं। पहले शेल के अंदर हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे पास? 8। 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। अब जो आखिरी शेल होगा ना, थर्ड, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2। वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक हो गया? एक इलेक्ट्रॉन उधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब जरा बेटा इसमें और करें कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसने पूरा करना है जी ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं? नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। एटम एक इलेक्ट्रॉन के लिए लड़ता है, जबकि यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। ये उम्मीद हार जाता है कि मुझे किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं देने। अब इस वक्त इस पे देखो, इसके पास बेटा 12 प्रोटॉन है, 12 क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन है। तो इस वक्त इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इसे पीछे वाली शेल में जरा देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 और 8 मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। एटम में क्या पूरा करना है? हमेशा अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना है। तो बेटा क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, अल्लाह के हवाले कर देता है कि जाओ भी तुम मेरे बस से बाहर हो। इसने क्या किया? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो शेल नहीं होगा, शेल भी खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जरा गिने, 2 4 6 8। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? अंदर वाले भी तो 2 हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। अब देखें, इस वक्त इसके पास 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन। और 12 क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जबकि तब्दील नहीं हुए, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है ना, वो तो तब्दील नहीं हुए। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। दोनों को ऐड कर दो, +12 - 10 इज इक्वल टू +2। तो इसी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा? +2 आता है। कौन सा चार्ज आएगा? +2 आ जाएगा। कह सकते हैं कि मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए अपने आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। आपने सेल्फ असेसमेंट का आंसर यही लिखना है जो बोल देता है।
In order to complete octet role, magnesium lose its 2 electron from its outermost shell. That is why the number of proton in nucleus increase. Hence it get 2 positive charge. इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? 2 पॉजिटिव आ जाता है जी। तो बच्चों जो नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है वो कहता है कि सल्फाइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। अब आपने क्या करना है, जो बच्चे मेरे ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट है कि सल्फाइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, वो इसकी मुझे अब रीजन तलाश करके देंगे। 2 नेगेटिव चार्ज है, अब जरा होल करनी है कि वो नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसे आएगा, क्या वजह है उसके पीछे, वो आपने बतानी है। तो बेटा जो हम नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट लेते हैं 1.6 सेल्फ असेसमेंट में आपने क्या करना है, वो कहता है कि हमें आयन बताओ, इसमें से मॉलिक्यूलर आयन को फ्री रेडिकल बताओ। मैं एक तरफ लिख लेता हूं जी आयन, एक तरफ बता देता हूं मॉलिक्यूलर आयन, और एक कह देता हूं जी फ्री रेडिकल। वो कहते हैं हमें इस सेल्फ असेसमेंट से बताया है। जरा आप अपनी बेटा नोटबुक जो है वो जरा देखिए उसमें क्या क्या दी हुई है। उसमें उसने बेटा दिया हुआ है Cn नेगेटिव, Cn के ऊपर एक डॉट, He के ऊपर +2, N के ऊपर -3 अजाइड है, सॉरी नाइट्रोजन है ये, N के ऊपर -3, ऑक्सीजन के ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर भी कुछ नहीं दिया हुआ। अब जरा देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि आयन क्या होता है, कोई भी चार्ज स्पीशीज जिसके ऊपर प्लस या माइनस क्या आया हो, चार्ज आया हो, उसे आप क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, और वो एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आया हो तो वो मॉलिक्यूलर आयन, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा, फ्री रेडिकल। अब जरा देखते हैं जी इस एग्जांपल में आपके पास आयन जो है वो जरा देखिए N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव नाइट्रोजन एलिमेंट की फॉर्म में, इसके साथ 1 2 नहीं लिखा हुआ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -3 है, तो इसलिए ये क्या हुआ, आयन हुआ। इसी तरह इसी में आप सेल्फ असेसमेंट में देखें He पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है, ये हीलियम के आयंस हैं, ये हीलियम की क्या है बेटा, आयन है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 नहीं लिखा हुआ, ये एलिमेंटल फॉर्म में है। अगर ये यूं होता, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलें He2 +2 होता तो ये मॉलिक्यूलर आयन होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें दूसरे एटम के साथ जुड़ी हुई है, हीलियम दूसरे हीलियम के साथ क्या हुई है, जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए बेटा Cn है, Cn को मैं जो भी तो लिख सकता हूँ ना, C1 2 3 नाइट्रोजन का क्या है, बॉन्ड है, और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो Cn के ऊपर आपके पास क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज हो, मॉलिक्यूलर क्या होगा, आयन होगा, वो क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर आयन होगा। अब सर मैं बात करता हूँ जी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन उन्होंने आपको ना ऐसे दिया हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे एक, यहाँ पे, और यूं आपको कुछ करके दिया हुआ है। अब जरा देखिए इसमें अनपेयर्ड है, ये एक पेयर्ड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये है, तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल। इसी तरह बेटा उन्होंने नाइट्रोजन के ऊपर क्या दिया हुआ है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, इसके पास इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि इसके पास दूसरी तरफ क्या दिए हुए हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो ये भी क्या हुई आपके पास, फ्री रेडिकल। इसी तरह उन्होंने क्या कहा है, Cn है, इसके ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया, इस डॉट को आपने भरना है, ठीक है, ऐसे फिल नहीं रखना, जो जीरो होता है इसका मतलब होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में, ऐसे आपने फिल कर देना है। तो इसके पास भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे थे आपके फ्री रेडिकल, जबकि इनके ऊपर जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हुआ, मॉलिक्यूलर आयन, जबकि ये सिंगल सिंगल एलिमेंट है और सिंगल सिंगल एटम के ऊपर क्या है, चार्ज है, तो इसलिए ये क्या होगा आपके पास, आयनिक फॉर्म में हो जाएगा। जी क्लियर होगा स्टूडेंट यहाँ तक। चलें जी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है हमारे पास 1.8, वो कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर।
कॉपर बेटा जो होता है उसका एलिमेंट का जो सिंबल है वो Cu होता है। क्या होता है? Cu। अब इसको भी आपने रट्टा लगाना है। जो Cu आपके पास है ये कॉपर का सिंबल है। क्या है? सिंबल है। जो इसका जो मैस होता है ना, एक जो Cu होता है उसका मैस जो होता है वो 63.5 होता है। कितना होता है? 63.5 होता है। अच्छा, ये होता है AMU में, एटॉमिक मैस यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मैस है। वो हमें कह रहा है फाइंड मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल का फाइंड करें। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो 1 मोल होता है, जब भी किसी शय के एटॉमिक मैस, इसके फार्मूला मैस को, फार्मूला यूनिट को, फार्मूला मैस को जब एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? 1 मोल का। तो ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1 का 63.5। AMU में लिखा है, AMU को काट के यहां पे क्या लिख दे बेटा? ग्राम लिख दे, तो आपके ये 1 मोल कॉपर का निकल आएगा। किसका निकल आएगा? 1 मोल आपका क्या निकल आएगा बेटा? कॉपर निकल आएगा। इसी के साथ बेटा आपको वो दूसरी एग्जांपल देता है, पोटाशियम का फाइंड करें। 1 मोल ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम का बच्चे जो सैंपल होता है हमारे पास वो होता है K। उसका जो होता है आपके पास एक जो होता है आपके पास पोटाशियम होता है वो होता है 39 AMU एटॉमिक मास। हमें किसका फाइंड करना है? 1 मोल का। 1 मोल का हमें क्या करना है? मास फाइंड करना है। तो 1 मोल ऑफ पोटाशियम इज इक्वल टू 39। तो बेटा AMU को काट के क्या लिख दें? ग्राम लिख दें। जब आप उसके वजन को, उसके मैस को आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मैस यूनिट हो जाएगा। और सॉरी, एटॉमिक मैस यूनिट एलिमेंट का होगा, उसको काट के हम ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल का बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास वो कहता है कि आप हमें ऑक्सीजन को फाइंड करके दें। अच्छा बेटा, एक बात याद रखनी है, कुछ एलिमेंट होते हैं जो ऐसे रहते हैं, इस स्टेट में एक्सप्लेन किए जाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन कभी भी ऐसे नहीं रहता। वो क्या करता है? वो मॉलिक्यूल बना लेता है O2। क्या बनाएगा? O2। तो अब हम इसका वैसे ही मैस कैलकुलेट करके, मैंने आपको क्या कहा था? 2 पीछे आ जाएगा, O अंदर चला जाएगा, तो 2 हो गया 2। O की मैंने वैल्यू आपको क्या बताई? शाबाश, जल्दी से रिवाइज करें। O की वैल्यू आपको क्या बताई थी? शाबाश, 16। क्या बताई थी? 16। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 32 AMU बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 32 AMU। आपने किसमें इसका वजन बताना है? 1 मोल में। 1 मोल में आपने इसका वजन बताना है। तो आप क्या करें? 32 के साथ क्या लगा दें? ग्राम लगा दें। 32G कह दें, मास को इज्जत दें, रिस्पेक्ट से बुलाएं। G कहेंगे तो वो जनाब जी क्या बन जाएगा? आपका मोल बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब जी हमें कहता है जी आयोडीन का हमें फाइंड करके दें। बेटा आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन की ही बहन है, वो भी ऐसे सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी? वो I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। I2 में 2 पीछे ले आए, I को क्या कर दें? अंदर लिख दें। I का जो मैस होता है आयोडीन का वो कितना होता है? वो आपके पास लगभग होता है 126.9 होता है। कितना होता है? 126.9 होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास बन जाएगा 253.8। इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? 253.8। लेकिन ये किस में आया है? AMU में आया है। अगर आपने इसको 1 मोल में तब्दील करना है तो 1 मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू है 253.8। रिस्पेक्ट दें, जरा इज्जत देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? मोल में तब्दील हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बातें जी? तो बच्चों आगे हम चलते हैं जी सेल्फ असेसमेंट 1.9 में। वो कहता है कि आपने इसका फाइंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हमें बताने हैं? मैस फाइंड करके बताना है 24। चलिए जी, इस एक्सरसाइज को बेटा करने से पहले ना एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था जब मैं आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़ा रहा था, तो वो फार्मूले को जरा नोट करें। चैप्टर आपको पता है ना आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब तो हम बस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था मोल के अंदर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू है mass of substance in gram over molar mass। इस चीज को रट्टा लगा लो। जिस बच्चे को ये फार्मूला रट्टा लग गया ना, उस बच्चे के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे अगर उसने इस फार्मूले को रट्टा लगा दिया। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू mass of substance in gram over molar mass है। क्लियर हो गया? अब वो हमें क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमें क्या फाइंड करके दें, mass of a compound हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसने हमें दिया है, ब्लीचिंग पाउडर्स में होता है, ब्लीचिंग में होता है, कलर को जो बालों को कलर करने के लिए, ब्राउन करने के लिए इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। वो कहते हैं इसमें 2.5 मोल दिए गए हैं हमें। क्या दिए गए? 2 पॉइंट, मैं एक बार कंफर्म कर लूं जी, 2.5 मोल दिए गए किसके? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। वो कहता है हमें मैस इसका बताएं कि कितना मैस होगा अगर हमें 2.5 मोल दिए जाए। अच्छा बेटा हमारे मोल आ गए, फार्मूले में मोल है जी, ठीक है। हमें एक चीज और पता होनी चाहिए। अच्छा एक फार्मूले के अंदर ना बेटा हमें एक चीज अगर अननोन हो बाकी सारी नोन हो तब हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो भी अननोन हो तो हम वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज हमारे पास क्या है, नाउन है जो उसने हमें दे दी है ना, हमें उसने हमें मास बताया, बल्कि मास उसने हमसे पूछा है, उसने कहा हमें उसका मास बताएं वो कितना है। मोलर मास उसने नहीं हमें बताया हुआ। मोलर मास हम निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें कंपाउंड उसने बता दिया कि कंपाउंड क्या है, H2O2। अब मेरे बेटे जरा देखो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे। 2 पीछे ले जो, H ऐसे आ गया, न्यू एलिमेंट स्टार्ट हो गया तो प्लस लगा लो, फिर 2 लगा लो, ये पीछे चला गया, O आगे आ गया। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 16, तो बेटा ये बन जाएगा 32 और 34 बन जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलर मास कितना बनेगा हमारे पास 34 बन जाएगा। अब बेटा ये जो हमारे पास 34 है ये मोलर मास आ गया किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आ गया। अब इसको उस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। अब देखिए इसको ना मैं जरा साइड पे लिख देता हूं। 34 इसका मोलर मास है, यहां पे लिख रहा हूं। नंबर ऑफ मोल कितने हुए क्वेश्चन में दिए हुए 2.5 और मोलर मास मैंने भी जो कैलकुलेट किया है वो कितना है 34। फार्मूले में पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ मोल 2.5 को पुट करूंगा। मास ऑफ सब्सटेंस मैंने फाइंड करना है वो ऐसे रहेगा, ओवर मोलर मास कितना है बेटा 34। ये यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल टू है क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। ये हमेशा याद रखना ये ग्राम में ही लगेगा, ग्राम के अलावा फार्मूला ये नहीं लगेगा। अच्छा जी कैलकुलेटर के ऊपर अगर मैं मेरे बेटे मल्टीप्लाई करता हूं 34 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो इज इक्वल टू ये मेरे पास बनता है जनाब 85 ग्राम किसके, मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमने क्या कर लिया बेटा, इससे फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, उसके अंदर उसने हमें क्या दिए हुए हैं, मास दिया हुआ है उसने हमें, कितना उसने मास दिया हुआ है वो ग्राम में बता दिया है, और उसने हमें बता दिया है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, मोल बतानी है आपने। ठीक है, वो कहता है कि सोडियम क्लोराइड है, ये आप खुद करेंगे, सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसके उसने हमें मास बता दिए। ठीक है, मास इसने हमें कितना दिया हुआ था, मास इसने दिया 12.1 ग्राम, इसका हमें उसने मास दिया 12.1 ग्राम। ये मास ऑफ सब्सटेंस आ गया, ये वाला मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास हम इसका खुद निकालेंगे, सोडियम इसको ऐसे लिख लेंगे N+Cl,
सोडियम का जो होता है बेटा वो होता है 23, इसका होता है 35.5। आपने मुझे क्या कैलकुलेट करके देने हैं, नंबर ऑफ मोल। ये आपका एक असाइनमेंट है, 2 असाइनमेंट्स मैंने आपको दे दिए, ये दोनों आप मुझे क्या करेंगे, सॉल्व करके मुझे इसका टेक्स्ट करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कंसेप्ट मिस है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।